Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today I'm going to discuss with you numerical problems from the chapter welfare. और वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम में आए हैं. रिसेंट से मेरा मतलब ये है कि 2017 ऑनवर्ड्स जो पेपर हुए हैं इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 के माइक्रो के, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर आगे चलेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में. ये वर्कशीट आपके पास ज़रूर होगी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे खोल रखी है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अज्यूम दैट, ये 2017 में आया था, अज्यूम दैट there are three agents in an economy and social preferences are decided by pair wise majority voting. ये पेयर वाइज मेजोरिटी वोटिंग याद है आपको, क्लास में पढ़ाया था, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था. पेयर वाइज मेजोरिटी वोटिंग में जैसे तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, पहले किन्हीं दो को कंपेयर करते हैं, उसके विनर को फिर तीसरे के साथ कंपेयर करते हैं. तो पेयर वाइज में क्या करते हैं, तीनों को एक साथ कंपेयर नहीं करते, पहले किन्हीं दो को कंपेयर करते हैं, उन दो के विनर को फिर तीसरे के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है. लिस्ट ऑफ रैंकिंग्स फॉर थ्री ऑल्टरनेटिव्स एम एन एंड पी इज गिवन. तीन पर्सन है ए बी सी और तीन ऑप्शन है जो उनको सिलेक्ट करने हैं. एम एन पी उनकी रैंकिंग्स आपको दे रखी है. सेट अ वोटिंग एजेंडा दैट रिजल्ट इन एलोकेशन एन विनिंग. अब आपको ऐसा एजेंडा सेट करना है पेयर वाइज में कि एन जीत जाए. देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे. मैं पहले ही अगर एम और एन को कंपैरिजन करूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो सकती है. एक बार चेक करते हैं. चलिए फिर भी अगर हम पहले एम एन को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे ए एम को पसंद करता है एन के मुकाबले, सी भी एम को पसंद करता है, एन तो यहीं हार जाएगा. हम एम एन को पहले कंपेयर नहीं करेंगे मतलब. ठीक है, आपको अपने दिमाग में सोचना है, किसी को लिखना नहीं है. अभी सोच रहे हैं. मैं पहले अगर एम और पी दो, क्योंकि पेयर वाइज है तो पहले दो ऑप्शन कंपेयर करने हैं, तो पहले मैं एम और पी कंपेयर करता हूं. अगर तो पर्सन ए कह रहा है एम पी में से उसको एम पसंद है, पर्सन बी कह रहा है पी एम में से उसको पी पसंद है, पर्सन सी कह रहा है पी एम में से पी पसंद है, तो पी जीत जाएगा जी. यहाँ पे एम पी के कंपेरिजन में पी जीतेगा. फिर एन और पी को कंपेयर करते हैं. जब एन और पी को कंपेयर करेंगे तो ए के अकॉर्डिंग एन जीतेगा, बी के अकॉर्डिंग एन जीतेगा. हो गया काम, बन गई बात. आपने दिमाग में सोचा, अब लिखेंगे इस बात को. तो देखिए मैं पहले नोट कर लेता हूँ. यहाँ पे ए है एम एन पी. मैं एक बार यहाँ पे अपने पास नोट कर लेता हूँ. पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है. ए बोल रहा है एम एन पी, बी बोल रहा है एन पी एम, एन पी एम. सी के अकॉर्डिंग आ रहा है जी पी एम एन, पी एम एन. तो क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, इन पेयर वाइज वोटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंपेयर एम एंड पी. एम और पी को कंपेयर करते हैं. तो पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, यहाँ पे एम, यहाँ पे पी. ए के अकॉर्डिंग एम को नंबर 1 देगा, पी को नंबर 2 देगा. बी के अकॉर्डिंग वो पी को नंबर 1 देगा, एम को नंबर 2 देगा. और सी के अकॉर्डिंग वो पी को नंबर 1 देगा, एम को नंबर 2 देगा. टोटल क्या आ रहा है सर, इसका आ रहा है 5, एम का, पी का आ रहा है 4. सो पी विंस. जिसका टोटल कम आता है मतलब वो ज़्यादा प्रेफर्ड है. सो इन कंपैरिजन ऑफ एम एंड पी, पी विंस. नाउ वी विल, मैंने लिखा नहीं इसलिए पहले लिखना पड़ा, मैंने बस एम और पी लिख दिया, आपको लिखना है. इनिशियली वी कंपेयर एन एंड पी, एम एंड पी. नाउ वी कंपेयर एन एंड पी. अब एन और पी को कंपेयर करते हैं. ए बी सी, यहाँ पे एन, यहाँ पे पी. पर्सन ए और एन और पी में एन को पसंद कर रहा है, एन को देगा नंबर 1, पी को देगा नंबर 2. पर्सन बी भी एन को नंबर 1 देगा, पी को नंबर 2 देगा. अब सी जो है वो पी को 1 दे के एन को 2 देगा, क्योंकि सी पी को ज़्यादा पसंद कर रहा है. देख पा रहे हैं यहाँ पे आप. ठीक है. तो अब टोटल कितना आ रहा है सर, यहाँ पे एन का टोटल आ रहा है 3. ओहो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे. सी जो है वो पी को 1 दे रहा है, एन को 2 दे रहा है. तो एन का टोटल आ रहा है 4 और पी का आ रहा है 5. सो एन विंस. Thus, in this pairwise majority voting, n wins. n is the winning allocation. ठीक है. फर्स्ट पार्ट डन. ठीक है जी. सेकंड में कह रहा है ऑल्सो फाइंड एन एजेंडा दैट p विंस. अब ऐसा एजेंडा सेट करने के p जीत जाए. हमने अभी देखा p n से हार गया है, तो p को n से बचाना है.
और पिछली बार हमने स्टार्टिंग में देखा था एम एन को बीट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले एम और एन का कंपैरिजन कर लो, जो विनर होगा उसका पी से कंपैरिजन कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट में पी विनिंग चाहिए हमको, तो लेट अस कंपेयर एम एंड एन, ए बी सी एम एन। देखिए एम एन में ए एम को 1 पसंद कर रहा है ज़्यादा, तो एम को 1 रैंक देगा, एन को 2 रैंक देगा, 1 2। बी एम एन में एन को पसंद करता है, तो बी एन को 1 देगा, एम को 2 देगा। सी एम एन में एम को पसंद करता है, एम को 1 देगा, एन को 2 देगा। तो अब टोटल देखते हैं जवाब। एम का टोटल आ रहा है 4, एन का आ रहा है 5, सो एम विन्स इन दिस पेयर वाइज रैंकिंग। नाउ वी कंपेयर एम एंड पी। मैं बोल रहा हूँ उसे लिखने, आपको लिखना पड़ेगा। नाउ वी कंपेयर एम एंड पी। अब एम और पी को कंपेयर करेंगे, ए बी सी एम पी। हम पहले देख चुके हैं एम पी में पी जीतता है, ये आप देख चुके हैं यहाँ पे एम और पी में पी जीतता है। यही टेबल दोबारा बन जाएगी और अब लिख देंगे पी विंस, तो इस एलोकेशन में पी जीत जाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहे डू यू एग्री दैट पेयर वाइज मेजोरिटी कैन बी मैनिपुलेटेड। अरे सर अभी तो किया हमने तो मैनिपुलेशन किया ही अभी। जब एन को जिताना चाहा तो एन को जिता दिया, जब पी को जिताना चाहा तो पी को जिता दिया, और जब एम को जिताना चाहेंगे एम को भी जिता सकते हैं। पहले एन और पी का कंपैरिजन करो, एन जीतेगा, फिर एम और एन का करो, एम जीतेगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप जिसको कंपैरिजन से शुरुआत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो कह रहा डू यू एग्री दैट पेयर वाइज मेजोरिटी कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर इन विच वोट्स आर टेकन टू यील्ड द डिजायर्ड आउटकम। Yes, it is quite possible. As in this question in part 1, we started by comparing M and P. Then we compared N and P to make sure that N wins. In second part, we started by comparing, किससे start किया था हमने second part में? We started by comparing M and N, and then we compared M and P. So to make sure that P wins. So in this way, we can manipulate. Again, if we start by comparing N and P, N for Namaste, N and P, and then we compare M and N, then M will win. So clearly one can manipulate the result. तो ये एग्जाम्पल देके आपको लिख डालना है, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में कह रहा है इन ए प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी विद टू गुड्स X and Y and the two consumers A and B who has the ordinal utility functions UA is equal to XA plus YA, UB is equal to XB plus YB। ठीक है जी, आइए देखते हैं। UA है हमारे पास क्या, XA plus YA, और UB है XB into YB। Their endowments are 0, 50 and 50, 0. Draw the Edgeworth box for this economy and identify the endowment point। Edgeworth box बनाइए और एंडाउमेंट बताइए। बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन एक्सचेंज का है, वेलफेयर में क्यों करा रहे हो? सेकंड पार्ट में फेयर एलोकेशन पूछ रहा है और हमने फेयर एलोकेशन वेलफेयर में पढ़ा, इसलिए वेलफेयर में करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की भी। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है, ए के पास क्या एंडाउमेंट है जी, ए की एंडाउमेंट है 0,50 और डब्ल्यू बी है 50,0। सो टोटल अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ एक्स वो होगा, एक्स के पास, ए के पास कितना एक्स है, बी के पास कितना एक्स है, ए के पास 0 यूनिट्स हैं, बी के पास 50 यूनिट्स है, तो 50 हो गया। टोटल अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ वाई कितना होगा, ए के पास 50 है, बी के पास 0 है, 50 यूनिट्स है। सो ये जो एक्स की क्वांटिटी होती है ये एजवर्थ बॉक्स की विड्थ होती है, वाई की क्वांटिटी एजवर्थ बॉक्स की हाइट होती है, और क्योंकि विड्थ और हाइट बराबर है तो एजवर्थ बॉक्स इज स्क्वायर। तो सिंस अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल, सो एजवर्थ बॉक्स इज अ स्क्वायर। एक स्क्वायर बनेगा जी, आइए बना डालते हैं इसको भी। मैं मेजर करके नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि स्क्वायर बन जाए, ठीक है। ओ ए एंडाउमेंट मार्क करने को बोला है उसने, तो ये 25 लेता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ लेता हूँ 50। ए के पास है 0 यूनिट्स ऑफ एक्स, 50 ऑफ वाई, तो ये एंडाउमेंट है, दिस पॉइंट इज एंडाउमेंट। बी का भी देख लीजिए,
50 यूनिट्स एक्स है और उसके पास 0 यूनिट्स वाई है, तो ये 25, ये 50. सो दिस पॉइंट ई इज एंडाउमेंट. दिस पॉइंट ई इज एंडाउमेंट. उसने मार्क करने को बोला, हमने मार्क कर दिया और कुछ बोला नहीं उसने करने को फर्स्ट पार्ट में. फिर सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है. विल कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज बिटवीन देम लीड टू एन इक्विलिब्रियम वेयर बोथ कंज्यूमर्स कंज्यूम पॉजिटिव अमाउंट ऑफ बोथ गुड्स दैट इज एफिशिएंट, इक्विटेबल, फेयर. गिव एक्सप्लेनेशंस. तो जो कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है, क्या वो एफिशिएंट होगा? हम जानते हैं कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम बाय डिफॉल्ट एफिशिएंट होता ही है, क्योंकि वहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं एमआरएस ऑफ ए इज इक्वल टू एमआरएस ऑफ बी. तो पहले हम निकालते हैं कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम को. आइए निकालते हैं पहले, फिर चेक करेंगे कि वो एफिशिएंट है, इक्विटेबल है, फेयर है, क्या नहीं है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपको एमआरएस निकालने पड़ेंगे. यू ए है एक्स ए प्लस वाई ए. एमआरएस ऑफ एजेंट ए क्या होगा? MUX फॉर एजेंट ए बाय MUY फॉर एजेंट ए. मैं एब्सोल्यूट एमआरएस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए माइनस साइन को अवॉइड कर रहा हूँ. 1/1 यानी कि 1 आ रहा है. UB क्या आ रहा है सर? UB आ रहा है XB इंटू YB. सो एमआरएस ऑफ एजेंट बी क्या होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में? इट इज MU ऑफ गुड X फॉर एजेंट बी बाय MU ऑफ गुड Y फॉर एजेंट बी. दिस इज YB बाय XB. प्राइसेस गिवन नहीं है तो प्राइस को मान लेते हैं. लेट PX एंड PY बी द प्राइसेस. सो फॉर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? वी शुड हैव MRS ऑफ A in absolute terms should be equal to MRS of B in absolute should be equal to PX by PY. MRS of A has been computed as 1. इसको 1 लिया हमने, तो 1 is equal to MRS of B आ रहा है YB upon XB is equal to PX by PY. तो अगर इनको 1/1 कंपेयर करते हैं, what do we get? This means YB is equal to XB and PX is equal to PY. तो दो रिजल्ट्स आ जाते हैं मेरे पास. अब मैं किसी भी एक एजेंट से अपनी बात शुरू कर सकता हूँ, जिससे शुरू करना चाहें. सपोज मैं एजेंट बी से स्टार्ट करता हूँ, आप 1 से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है. यहाँ बी से इसलिए स्टार्ट करूँ क्योंकि 1 के पास कोई हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो बी के टर्म्स में आ रही है. अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा आंसर निकाल नहीं पाऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वैसे अगर दोनों की आ रही है तो आपकी चॉइस होती है, मगर यहाँ पे कंडीशन ही आपके पास आ रही है जो बी के लिए है, तो बी से स्टार्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो देखिए फॉर एजेंट बी इनकम क्या है? उसकी इनकम होगा PX इंटू W एंडाउमेंट ऑफ गुड X फॉर एजेंट B प्लस PY इंटू एंडाउमेंट ऑफ गुड Y फॉर एजेंट B. PX और PX हमको पता नहीं है क्या है. एजेंट B के पास गुड X है, सिर्फ गुड Y नहीं है. 50 यूनिट्स गुड X की, तो PX इंटू 50 प्लस PY इंटू 0 यानी 50 PX इसकी इनकम है. बजट लाइन क्या है इसकी? बजट लाइन है PX इंटू XB प्लस, हमने B नीचे लिखा है ना वहाँ पे, हाँ B सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो नीचे लिखते हैं. PX इंटू XB प्लस PY इंटू YB इज इक्वल टू इनकम ऑफ एजेंट B. PX हमको पता नहीं है, PY PX इक्वल हम जान चुके हैं. PY इज इक्वल टू PX, तो PY की जगह PX डाल देते हैं. PX YB की जगह XB डाल देते हैं, क्योंकि जानते हैं हम लोग YB इज इक्वल टू XB है, इज इक्वल टू MB क्या है 50 PX. इसकी वजह क्या है? बिकॉज PY इज इक्वल टू PX एंड YB is equal to XB. So I am having twice of PX into XB is equal to 50 PX. यानी clearly XB आ रहा है मेरे पास 25 और YB भी आ रहा है 25. ठीक है, क्योंकि YB XB बराबर है. अब XA क्या होगा? XA आपके पास गुड X की टोटल क्वांटिटी 50 यूनिट्स है. 50 में से जितना B को मिल गया यानी 50 माइनस 25, सो इट इज़ 25. और XB होगा क्या? सॉरी YA, गलती से लिख दिया XB. Y की भी आपके पास टोटल जो है 50 यूनिट्स हैं, इसमें से B के पास कितना है? 25 यूनिट्स हैं. 50 माइनस 25 यानी कि 25. सो देयरफॉर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज XA YA इज इक्वल टू 25 25
एक्स बी वाई बी इज इक्वल टू 25 ये हमने पहले निकाल दिया कॉम्पेरेटिव इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ने 3 बातें पूछी, क्या ये कॉम्पेरेटिव इक्विलिब्रियम एफिशिएंट है, क्या इक्विटेबल है, क्या फेयर है। एक एक करके तीनों का आंसर करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं एमआरएस ऑफ एजेंट ए एट एक्स ए वाई ए। वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही आ रहा है, आप उसमें क्वांटिटी कुछ भी डालें 1 आ रहा है। आपने चेक करा था ऊपर, वो 1 ही आ रहा था, ठीक है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, 1 आ रहा था ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आई नहीं, सिर्फ 1 ही आ रहा था। एमआरएस ऑफ एजेंट बी आ रहा था वाई बी बाई एक्स बी। एमआरएस ऑफ एजेंट बी एट एक्स बी वाई बी ये आ रहा था वाई बी बाई एक्स बी, यानी 25 बाई 25 विच इज़ 1। दिस मीन्स MRS of agent A is equal to MRS of agent B. So therefore, comparative equilibrium is efficient. Efficient तो ये हो गया जी, ठीक है। इक्विटेबल कब होता है? कोई एलोकेशन इक्विटेबल तब होता है जब एजेंट्स को आपस में एक दूसरे से एनवी ना हो। ए बी को एनवी नहीं कर रहा, बी ए को एनवी नहीं कर रहा। यानी मेरे पास जो, मैं इससे खुश हूँ, मुझे दूसरे को देख के कोई जलन नहीं हो रही है। मैं ये नहीं चाह रहा कि उसका बंडल मुझे मिल जाए, और वो भी ये नहीं चाह रहा कि मेरा बंडल उसे मिल जाए। अगर दोनों अपने अपने बंडल पे ही खुश हैं, एक दूसरे के बंडल को लेकर एनवी नहीं करें, तो वो एलोकेशन इक्विटेबल होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको निकालनी पड़ती है यूटिलिटी दोनों के बंडल पर। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, देखिए, फॉर इक्विटेबल एलोकेशन वी नीड टू चेक द यूटिलिटी ऑफ द एजेंट्स एट देयर ओन बंडल एंड एट द बंडल ऑफ अदर एजेंट। ये लिख देंगे आप। तो मैं निकाल रहा हूँ यूटिलिटी ऑफ ए क्या है, वो है एक्स ए प्लस वाई ए। तो यूटिलिटी ऑफ ए निकाल रहा हूँ मैं कहाँ पर, एट एक्स ए इज इक्वल 25 वाई ए इज इक्वल 25 पर। तो मेरे पास आ रहा है 25 प्लस 25 यानी कि 50। और अगर हम ये देखते हैं ए को अपनी बजाय अगर बी का बंडल मिल जाता, एक्स बी इज 25 वाई बी इज 25, यहाँ पे क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो कोई पूछने की जरूरत नहीं, आंसर सेम आएगा। 25 प्लस 25 यानी कि 50। यानी अपने बंडल पे उसको क्या मिल रही है, यूटिलिटी 50। और अगर अपनी जगह उसको बी का बंडल मिल जाता, और मैंने यहाँ बी लिख दिया गलती से, यूटिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं, अगर ए को बी का बंडल मिल जाता तो उसको कितनी मिलती यूटिलिटी, तब भी 50 मिलती। तो इसका मतलब ए डज नॉट एनवी बी, देयरफॉर ए डज नॉट एनवी बी। ए को बी से कोई जलन नहीं है, ए अपने बंडल से सेटिस्फाइड है, उसको बी का बंडल नहीं चाहिए। अब बी को चेक करना है। ऑल्सो यूटिलिटी ऑफ बी क्या है, वो है एक्स बी इंटू वाई बी। पहले चेक करते हैं बी को अपने बंडल पे, यू बी एट एक्स बी इज इक्वल 25 वाई बी इज इक्वल 25। यार है 25 इंटू 25 25 625। और हम निकालते हैं बी की यूटिलिटी ए के बंडल पर। यहाँ पे भी सेम रहेगा क्योंकि एलोकेशन ही सेम है दोनों की, तो दोनों की इक्वल एलोकेशन हो रखी है। ये भी आ रहा है 25 इंटू 25 यानी 625। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, बी डज नॉट एनवी ए, हेंस दिस एलोकेशन इज इक्विटेबल। ए बी से एनवी नहीं कर रहा, बी ए से एनवी नहीं कर रहा, एलोकेशन इज इक्विटेबल। ये एलोकेशन इक्विटेबल एलोकेशन है। तीसरी बात पूछी उसने, क्या है, फेयर एलोकेशन है। आप डेफिनेशन याद कीजिए, अगर आपने पढ़ी है डेफिनेशन तो क्या डेफिनेशन है, एन एलोकेशन इज फेयर इफ इट इज एफिशिएंट एंड इक्विटेबल। अगर कोई एलोकेशन एफिशिएंट भी है, इक्विटेबल भी है, तो वो फेयर एलोकेशन होती है। अब क्योंकि एलोकेशन जो है कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, ये एफिशिएंट भी है, इक्विटेबल भी है, इसलिए ये फेयर एलोकेशन है। क्लियर है बात, समझ गए? इतना लिखना है बस, आपको लिखना है इस बात को थर्ड पार्ट में। सिंस competitive equilibrium is efficient as well as equitable, so it is a fair allocation। ये fair allocation चेक करने की वजह से मैं इसको एक्सचेंज चैप्टर के साथ करा रहा हूँ, वरना बाकी सब चीज़ें जो हैं एफिशिएंसी निकालने वाली या कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम निकालने वाली तो आपने एक्सचेंज में पढ़ा है। क्योंकि फेयर एलोकेशन अब यहीं पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसको फेयर एलोकेशन अब पढ़ चुके, पहले आपने पढ़ा नहीं था एक्सचेंज के समय, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं आपको।
ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन करें हैं, इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इससे थर्ड फोर्थ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। 17 से आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, आपके पास इसके नोट्स तो हैं ही। 22 तक के क्वेश्चन लगा रखे हैं, अच्छा और भी आ रखे हैं। 23 के लगाए नहीं मैंने ना अभी, वो पेपर नहीं हुआ इसलिए पेपर हो जाएगा उसके बाद वो भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अभी 1 बाय 1 13 क्वेश्चन से एक एक दो दो करके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी अगर आपके मन में है, कोई बात समझ नहीं आई है तो डाउट सेशन में डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।